के ड्राइंग रूम में क्या क्या हुआ, सीसीटीवी फुटेज आने वाला है। आज सबसे पहले इसका चैप्टर होगा, फिर बात होगी चुनावों की। पीएम मोदी ने गियर बदल दिया, 5वें चरण में तूफान आने वाला है। कोई माई का लाल, नरेंद्र मोदी ने वो चैलेंज दे दिया कि इंडी गठबंधन के तोते उड़ गए। सीएम योगी ने किसके लिए कहा कि 100 बार कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हैं वो, आज इसके बारे में भी बताऊंगा। बीच चुनाव अखिलेश यादव को बुखार की चिंता क्यों सता रही है। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि चीन और पाकिस्तान दोनों ने कह दिया कि आएगा तो मोदी की वो गारंटी जिस पर पाकिस्तान को भी 100% भरोसा है, उसके बारे में भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का जल्दी से रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने आज पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। ईडी ने पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड दी। रिमांड पर हुई सुनवाई के दौरान ईडी ने दावा किया कि कुछ दिन पहले मंत्री आलमगीर के निजी सचिव के नौकर के पास से 37 करोड़ रुपए का कैश जो मिला वो मंत्री का ही है। यूपी में ग्रेटर नोएडा के चिपियाना इलाके में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत के बाद बवाल हो गया है। युवक के परिवार वालों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया। बवाल बढ़ने के बाद गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर ने पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया और मामले की जांच का आदेश दिया। बताया जा रहा है कि एक लड़की के लापता होने के केस में पुलिस युवक को पूछताछ के लिए चौकी लाई थी। मेघालय में भारत और फ्रांस के बीच चल रहे युद्ध अभ्यास शक्ति में दोनों देशों के जवानों ने पहाड़ी इलाकों में जंग लड़ने की क्षमता का प्रदर्शन किया। 26 मई तक चलने वाली इस जॉइंट मिलिट्री ड्रिल में भारतीय सेना और फ्रांस की सेना के 90 जवान हिस्सा ले रहे हैं। यह मिलिट्री ड्रिल मेघालय के उमरोई में चल रही है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के लिए उमड़ी भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार ने नया आदेश जारी किया है। चारों धाम में मंदिर परिसर के 200 मीटर के दायरे में रील बनाने पर बैन लगा दिया गया। श्रद्धालुओं से बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा में न आने की अपील की गई है। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा जो है उसमें कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है जो नियम का पालन नहीं करेंगे। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को सब बता दिया। शीश महल में कब घुसने वाली है पुलिस। 4 घंटे 35 मिनट स्वाति का वो बयान जो केजरीवाल की परेशानी बढ़ा देगा। केजरीवाल की वो तस्वीर जो स्वाति मालीवाल केस का पूरा सच बता देगी। शीश महल के ड्राइंग रूम में क्या क्या हुआ है, सीसीटीवी फुटेज बस आने वाला है। अब इसका चैप्टर। बॉस स्वाति मालीवाल केस ने थोड़ी देर पहले नया टर्न ले लिया है। इस केस में आज दिन भर ऐसी चीजें हुई हैं कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और पाठशाला में हम आपको इस खबर की एक एक डिटेल बताने वाले हैं। आप खुद सोचेंगे कि ये लोग क्या करने के लिए राजनीति में आए थे और आज क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे आरोप इन लोगों पर लग रहे हैं। लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से कर रहा हूं और वो बड़ी खबर यह है कि स्वाति मालीवाल से पिटाई के केस में बड़ी खबर आ रही है। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दे दी है। 13 मई को मुख्यमंत्री के घर पर यानी शीश महल में मारपीट के केस में शिकायत स्वाति मालीवाल ने दे दी है। दिल्ली पुलिस आज 4 घंटे 35 मिनट तक स्वाति मालीवाल के घर में रही, उनसे बातचीत करती रही। उस दिन क्या हुआ ये पूछती रही। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को अपना बयान दर्ज करा दिया है और ये अपने आप में इस केस में बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अभी तक सबसे बड़ी बात यही कही जा रही थी कि स्वाति मालीवाल है कहां, वो सुरक्षित हैं या नहीं है, और दूसरा कि वो कोई शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराती। अब पुलिस 4 घंटे 35 मिनट उनके घर में रहकर आई है। इसका मतलब स्वाति मालीवाल घर पर हैं, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात कि अब स्वाति मालीवाल ने शिकायत दर्ज करा दी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जो सूत्र हमें बता रहे हैं, स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को बताया है कि 13 मई की सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर पूरी घटना हुई क्या थी। स्वाति मालीवाल ने बताया है कि उन्होंने किन हालात में पीसीआर कॉल की। पुलिस ने स्वाति के बयानों के आधार पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यानी एक एक डिटेल पुलिस को मिल गई है कि उस दिन सुबह क्या हुआ था। इसका सीधा मतलब यह है कि अब दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल की शिकायत के आधार पर शीश महल में घुसेगी बॉस। क्योंकि जो आप एक तरह से कानूनी भाषा में कहते हैं कि क्राइम जहां पर हुआ है, भाई एक महिला के साथ अगर ये हो रहा है तो क्राइम ही है, वो क्राइम जो है वो शीश महल में हुआ, मुख्यमंत्री के घर में हुआ।
इसलिए दिल्ली पुलिस शीश महल में घुसेगी, अरविंद केजरीवाल के ड्राइंग रूम में घुसेगी, सीसीटीवी फुटेज खंगालेगी, अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार से पूछताछ होगी, विभव कुमार पर भी कानूनी एक्शन होगा। ये सारी चीजें अब होने वाली हैं क्योंकि स्वाति मालीवाल ने इस केस में पुलिस को शिकायत दे दी है। आपको अरविंद केजरीवाल के शीश महल का ये ड्राइंग रूम भी याद करा देता हूं। इसी ड्राइंग रूम में अरविंद केजरीवाल सबसे मिलते हैं। जैसा दावा है उसके मुताबिक हो सकता है यहीं पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई होगी और यहां पर जो कुछ भी हुआ इस कमरे में वो सीसीटीवी में हो सकता है कैद हुआ हो। लेकिन स्वाति मालीवाल ने बताया क्या, इस पर बात करूं उससे पहले स्वाति मालीवाल के मामले में एक और बड़ी खबर आ गई है। स्वाति मालीवाल ने शिकायत में विभव का नाम ले लिया है, वही विभव कुमार जो अरविंद केजरीवाल का पीए है। स्वाति मालीवाल ने जो शिकायत पुलिस को दी है उसमें सीधे सीधे विभव का नाम है, ये कहा जा रहा है। विभव के खिलाफ स्वाति मालीवाल ने ये शिकायत दी है। स्वाति मालीवाल ने पुलिस को 2.5 पन्ने की शिकायत दी है, मतलब पूरी शिकायत 2.5 पन्ने की है। इसका मतलब एक एक डिटेल उसमें होगी। स्वाति ने शिकायत में कहा है कि विभव ने मारपीट की, शी वॉज फिजिकली असॉल्टेड, यानी जो संजय सिंह आकर अभद्रता की बात कर रहे थे वो अभद्रता भाषाई नहीं थी, वो अभद्रता मारपीट के लेवल पर गई। और ये स्वाति मालीवाल ने पुलिस को कंप्लेंट में बताया है कि उनके साथ मारपीट हुई है और जल्द, बहुत जल्द इस मामले में एफआईआर दर्ज हो सकती है। दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज होगी क्योंकि मामला वहां का है। इस मामले में पुलिस कानूनी सलाह ले रही है। स्वाति के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज होगी। आईपीसी की धारा 323, 506 और 509 ये धाराएं इसमें लगाई जा सकती हैं, ये बताया जा रहा है। यानी केजरीवाल जो अभी शराब घोटाले के आरोपों से बाहर नहीं निकल पाए, प्रचार करने के लिए जेल से बाहर आए हैं, उनकी नई मुसीबत सामने खड़ी है भैया। अब एफआईआर होगी विभव कुमार के ऊपर या इस पूरे मामले में, और विभव कुमार पर अगर एक्शन होगा तो सवाल जवाब अरविंद केजरीवाल से भी होंगे। पुलिस को शिकायत दर्ज कराने के बाद पहली बार स्वाति मालीवाल ने इस पूरे मामले में पहला बयान भी दे दिया है। स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया पर पहला ट्वीट किया है अब से थोड़ी देर पहले, और उन्होंने लिखा है कि उनके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मतलब उनकी ये भाषा है, उन्होंने खुद लिखा है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। उनके साथ हुई घटना पर उन्होंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है और वो आशा करती हैं कि उचित कार्रवाई होगी। स्वाति मालीवाल ने कहा कि पिछले दिन उनके लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की है उनका वो धन्यवाद करती हैं। जिन लोगों ने कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की और ये बोला कि दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, यानी बीजेपी के इशारे पर स्वाति मालीवाल ये सब कर रही हैं, उन्होंने लिखा है कि भगवान उन्हें भी खुश रखे। आप सोचिए, यानी एक तरह से उन्होंने अपने पार्टी के लोगों पर भी यह आरोप लगाया है कि उन्होंने चरित्र हनन का प्रयास किया, क्योंकि और कौन कह रहा था, कहेगा कि भाई स्वाति मालीवाल बीजेपी के कहने पर यह सब कर रही है। उन्होंने आगे लिखा कि देश में अहम चुनाव चल रहा है, स्वाति मालीवाल जरूरी नहीं है, देश के मुद्दे जरूरी हैं। बीजेपी वालों से खास गुजारिश है इस घटना पर राजनीति न करें। यानी स्वाति मालीवाल जो हैं वो सीधे सीधे ये बता रही हैं कि क्योंकि चुनाव चल रहा है इसलिए वो चुप हैं। वो कह रही हैं देश में अहम चुनाव चल रहा है, स्वाति मालीवाल नहीं, देश के मुद्दे जरूरी हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी लिख दिया कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। एक महिला सांसद कह रही है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, और केजरीवाल एंड कंपनी क्या कर रहे हैं आप देखेंगे, अभी आगे दिखाऊंगा। स्वाति मालीवाल से पिटाई के मामले में एक और बड़ी खबर आ गई भाई। शीश महल जाकर पुलिस जांच कर सकती है, यह बताया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर सीसीटीवी फुटेज मांग सकती है पुलिस। पुलिस जांच के लिए केजरीवाल से भी पूछताछ कर सकती है। माना जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि भाई घर में तो यही लोग रहे होंगे, तो पुलिस एक एक से पूछेगी कि आप कहां थे, आप क्या कर रहे थे, आपको क्या पता है। हमारे सहयोगी अनुज मिश्रा इस वक्त जुड़ रहे हैं दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर से। अनुज, आपने ये सारी जानकारी निकालकर हमारे दर्शकों के लिए दी है, जरा बताइए एफआईआर कब तक हो सकती है और दिल्ली पुलिस क्या शीश महल के अंदर जाएगी, केजरीवाल से पूछताछ करेगी, विभव अरेस्ट भी हो सकते हैं क्या? जी सुशांत जी, देखिए जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं एफआईआर के लिए बाकायदा जो है वो लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है और कुछ ही घंटों में इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो सकती है।
जाहिर तौर पर करीब 2.5 पेज की शिकायत जो है वो स्वाति मालीवाल की तरफ से दी गई है, जिसमें उन्होंने डिटेल में बताया है कि वो कब अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची, किस तरीके से उनके साथ मारपीट की गई, और बाकायदा विभव का नाम जो है वो उन्होंने अपनी शिकायत में लिया है। इसको लेकर दिल्ली पुलिस की टीम जो है लीगल ओपिनियन ले रही है और सेक्शन क्या कुछ इसमें लगना है इसको लेकर जानकारी जो है लीगल डिपार्टमेंट से ली जा रही है। जहां तक एफआईआर की बात की जाए तो हमारे सोर्स यही बता रहे हैं कि कुछ ही घंटों में इस पूरे मामले में दिल्ली के सिविल लाइन में मामला दर्ज हो सकता है। जहां तक शीश महल की बात की जाए, चूंकि जो सीन ऑफ क्राइम था, जहां पर क्राइम ये हुआ वो दिल्ली के सीएम का आवास है, ऐसे में दिल्ली पुलिस की टीम जो है वहां निश्चित तौर पर जाएगी और सीसीटीवी जो कि इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी हो सकती है, सबसे अहम एविडेंस हो सकता है, उसको लेने की कवायद करेगी। जैसा कि आपने बताया कि वहां पे उस दौरान कौन कौन लोग थे उनका भी बयान दर्ज किया जा सकता है, यानी अरविंद केजरीवाल से लेकर सुनीता केजरीवाल, ये तमाम लोग क्या उस दौरान वहां पे मौजूद थे, या अगर बात किया जाए तो सीएम सिक्योरिटी के जो लोग थे क्या वो वहां पे मौजूद थे, इन तमाम लोगों का बयान भी दर्ज किया जा सकता है। सीधा हिसाब ये बैठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। ये ऐसा मामला है जिसको लेकर दिल्ली की हर महिला, देश की हर महिला अरविंद केजरीवाल की तरफ देख रही थी कि भाई जो दिल्ली का बेटा है, जो खुद को देश का बेटा बताता है, वो महिलाओं को लेकर कितना संजीदा है, उनके मामलों को लेकर कितना संजीदा है। लेकिन केजरीवाल जी ने बहुत निराश किया हर मां को, हर बहन को, हर बेटी को, क्योंकि इस मामले में आखिरकार दिल्ली पुलिस खुद गई स्वाति मालीवाल के पास। अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को पकड़कर, हाथ पकड़कर लेकर नहीं गए पुलिस के पास कि लीजिए इसी ने मारपीट की है। स्वाति मालीवाल को मजबूरी में लिखना पड़ रहा है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, फिजिकली असॉल्टेड। अनुज, हम आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे, लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक जो खबरें आई हैं, जानकारी मिली है, उसके मुताबिक स्वाति मालीवाल ने अपनी शिकायत में अभी तक तो यह कहा जा रहा है कि सिर्फ विभव का नाम लिया है और बताया है कि विभव ने ही मारपीट की है। अभी तक कहीं केजरीवाल का नाम नहीं आया है। और यहीं पर एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि सोमवार को जब स्वाति मालीवाल ने पीसीआर को फोन करके अपने साथ मारपीट की बात कही थी, ये देखिए वो डायरी, पीसीआर डायरी, उस रिकॉर्ड में साफ साफ लिखा गया था कि स्वाति कह रही हैं कि वो सीएम के घर पर हैं और उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से बुरी तरह पिटवाया है। यानी शुरुआती शिकायत में स्वाति मालीवाल ने पिटवाए जाने का आरोप लगाया था, मतलब पीटने का आरोप विभव पर था, लेकिन पिटवाया गया ये कहा गया था। लेकिन अब तक जो अपडेट मिल रही है उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि अभी तो सिर्फ विभव का नाम है कि उसने मारपीट की है। यानी अभी तक के अपडेट के हिसाब से पूरा आरोप विभव पर है, जबकि सोमवार को पीसीआर डायरी के रिकॉर्ड के अनुसार स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर भी आरोप लगाया था। अब इन दोनों ही बातों में से कौन सी बात सच है और कौन नहीं, ये बात एफआईआर की कॉपी आने के बाद सामने आएगी। साथ ही सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद और पुलिस जब शीश महल में घुसेगी तो वहां से जानकारी मिलने के बाद पता चलेगा कि सच क्या है, पीटा गया या पिटवाया गया। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम जितना स्वाति मालीवाल के केस से पीछा छुड़ाना चाह रही है, उतना ही यह केस उनके गले में फंसता जा रहा है। केजरीवाल और उनकी राजनीति हर दिन एक्सपोज हो रही है, क्योंकि आप बेशर्मी का लेवल देखिए पॉलिटिक्स में कि एक तरफ जिन स्वाति मालीवाल को केजरीवाल के सीएम आवास में पीटा गया वो अकेली घर में पड़ी है, उनके साथ कोई नहीं दिख रहा, और इधर केजरीवाल और पूरी आम आदमी पार्टी उस आदमी के साथ खड़ी दिख रही है जिस आदमी पर स्वाति मालीवाल को पीटने का आरोप है, महिला सांसद को पीटने का आरोप। अब कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा कि जिस आदमी ने एक महिला सांसद को पीटा, उस आदमी को केजरीवाल आज भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं। आप तस्वीर देखिए एयरपोर्ट की, पीछे वो आदमी चेक शर्ट में, यही विभव है। आप तस्वीर देख लीजिए, केजरीवाल कल रात को लखनऊ पहुंचे, जहां से एयरपोर्ट की जब तस्वीरें आई तो केजरीवाल के साथ वो विभव कुमार भी दिख रहा है, जिस पर स्वाति मालीवाल को सीएम हाउस में 13 मई की सुबह पीटने का आरोप है। और जिस पिटाई की बात खुद आम आदमी पार्टी ने कबूल की कि इस आदमी ने जो है बदसलूकी की, ऐसी घटना हुई। सिर्फ यही नहीं, अभी और सुनिए, जो संजय सिंह 2 दिन पहले विभव कुमार को कोस रहे थे और ये कह रहे थे कि केजरीवाल ने इस मामले का संज्ञान लिया है, इसमें एक्शन लेने के लिए कहा है, वो संजय सिंह भी केजरीवाल और विभव कुमार के साथ मौजूद हैं। जिस विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, उसी पर 2 दिन पहले संजय सिंह खुद कह रहे थे कि केजरीवाल सख्त एक्शन लेंगे। ये एक्शन है क्या? इनको प्लेन में क्या पीछे वाली सीट पर बैठा दिया, यही एक्शन है क्या?
और आप देखिए वो वीडियो दिखाइए। इस आदमी को पता था कि इस आदमी की फोटो आएगी तो दिक्कत हो सकती है। जब वहां पर ये लोग लखनऊ में एयरपोर्ट पर उतरे, एक वीडियो आया, उसमें देखिए ये आदमी पहले पीछे पीछे धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन जैसे ही फोटो खींचने लगी तो धीरे से साइड से निकल लिया। क्यों भाई? मुख्यमंत्री के पीओ रहते पीछे फ्रेम में, इतने लोग थे, लेकिन उसको भी शायद यह अंदाजा होगा कि फोटो में आने पर बवाल हो जाएगा, और बवाल तो हो गया क्योंकि एक फोटो में वो आ गया। यानी संजय सिंह ने 2 दिन पहले जो कहा था, ऐसा लगता है कि वो सब उस दिन मामले को टालने भर के लिए, क्योंकि 2 दिन हो गए विभव कुमार पर एक्शन लेना तो दूर, केजरीवाल तो विभव कुमार को अपने साथ लेकर घूम रहे हैं। अरे कुछ नहीं करते, कहते हैं विभव तुम घर पे बैठो यार, तुम मेरे साथ काम करने लायक नहीं हो। महिला सांसद को पीट दिया मेरे घर पे, भाग जाओ घर बैठो। पुलिस के पास तो ले ही नहीं गए, घर पे भी नहीं बैठा पाए भाई। अरविंद केजरीवाल की विभव और संजय सिंह के साथ ये तस्वीरें लखनऊ एयरपोर्ट। विभव को लेकर घूम रहे केजरीवाल से आज लखनऊ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति मालीवाल के केस से जुड़ा सवाल भी पूछा गया। जैसे ही यह सवाल आया, केजरीवाल का क्या रिएक्शन था, एक बार देखिए। आप सभी का, मैं हूं सुशांत सिन्हा। 4 चरण का मतदान हो चुका है और इस वक्त सबसे बड़ा सवाल सभी के मन में यही है कि क्या नरेंद्र मोदी, जो वो हाफ वे मार्क है 272 का, 272 के करीब पहुंच गए हैं, 272 पार कर गए हैं, या 272 से बहुत दूर हैं, जैसा राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि 150 सीट भी नरेंद्र मोदी की नहीं आने वाली। इसकी सच्चाई क्या है? 4 चरणों के मतदान के बाद नरेंद्र मोदी 400 पार के रास्ते पर हैं, 272 पार कर चुके हैं या कहीं और ही चले गए हैं। आज इसके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर तो आपको कोई नहीं बता सकता, लेकिन ग्राउंड पर जो चर्चाएं चल रही हैं, वो चर्चाएं और जो संकेत हैं वो आपसे शेयर करूंगा और आपको भी पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है, क्या नहीं है। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि 4 फेज के बाद बीजेपी या नरेंद्र मोदी आपको कितनी सीटों पर जीतते हुए दिख रहे हैं। लेकिन पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जिन नरेंद्र मोदी को हराने की बात विपक्ष कर रहा है, आप सोचिए उस आदमी की सोच क्या है। आज नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया है वाराणसी लोकसभा सीट से, और जो 4 प्रस्तावक उन्होंने अपना नामांकन दाखिल करते वक्त रखे हैं, उन 4 प्रस्तावकों के आप नाम देखिए और इस पर भी एक सोच देखिए। उन्होंने पंडित गणेश्वर शास्त्री जी को प्रस्तावक थे उनके, जो कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकालने वाले पंडित हैं और ब्राह्मण समाज से आते हैं। फिर बैजनाथ पटेल, ये ओबीसी समाज से आते हैं, संघ के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। लालचंद कुशवाहा, ये ओबीसी समुदाय से आते हैं, और संजय सोनकर ये दलित समुदाय से आते हैं। अब आप सोचिए, एक तो पूरे समाज का समावेश दिख रहा है उनके प्रस्तावकों में, राम मंदिर की भी झलक दिख रही है, जिस तरह से पंडित गणेश्वर शास्त्री जी प्रस्तावक बने, और जो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे, आप देखिए कि ओबीसी दलितों को लेकर, ओबीसी और दलित तो उनके प्रस्तावक है, तो वो नैरेटिव भी यहीं टूट गया। और आप सोचिए कि एक तरफ गांधी परिवार है, कि राहुल गांधी जाते हैं नॉमिनेशन फाइल करने तो पूरा परिवार उठ के साथ चला जाता है, गांधी परिवार, और नरेंद्र मोदी के लिए पूरा देश ही उनका परिवार बना हुआ है। ये मेजर डिफरेंस दोनों में नजर आता है। इसके अलावा आप देखिए कि नरेंद्र मोदी को लेकर माहौल क्या बना हुआ है। फिर मैं आता हूं 4 चरण के बाद सीटों की क्या स्थिति है। आप ये तस्वीर देखिए जरा, ये कल नरेंद्र मोदी का जो काशी में रोड शो हुआ था, बॉस आप तस्वीर देखिए ना, मतलब जहां तक नजर जा रही है जन सैलाब भगवा नजर आ रहा है। अच्छा, आज ही जब प्रधानमंत्री नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे थे, उन्होंने पहले मां गंगा की पूजा की है, आरती की है। जरा तस्वीर देखिए, वहां आसपास जो भीड़ है उसको देखिए जरा। अब नरेंद्र मोदी पूजा कर रहे हैं, लेकिन आसपास में आप देखिए कितनी भीड़ जमा है नरेंद्र मोदी की एक झलक पा लेने के लिए। ये नरेंद्र मोदी के लिए इस वक्त सेंटिमेंट देश के अंदर हो रखा है, पूरे घाट पर जमावड़ा लगा हुआ है। इसके अलावा देखिए लोग कैसे गाने गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। तो जैसे राम आएंगे गीत था, वैसे ही मोदी आएंगे, अब इसका एक नया वर्जन बनाकर लोग गा रहे हैं। हर तरफ मोदी मोदी हो रखा है। पटना में रोड शो किया, भाई साहब ऐसी तस्वीरें जो शायद ही पटना वासियों ने कभी देखी होंगी। खैर, ये सेंटिमेंट और मूड क्या बता रहा है वो आपके सामने आ गया। अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं और उसकी बात करता हूं। देखिए, अभी जो 4थे चरण का मतदान हुआ है उसके वोटिंग प्रतिशत पर पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि सारा हंगामा वहीं से शुरू होता है।
चौथे फेज में पिछली बार करीब 69.6% मतदान हुआ था। इस बार कहा जा रहा है ये 67.3 था, फिर अपडेट करके 67.7, मतलब 68% के आसपास है। तो मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, करीब मान के चलिए 1.5% का फर्क है। और अगर आप राज्य भर देखेंगे तो विपक्ष शासित राज्य हो, बीजेपी शासित राज्य हो, सब जगह थोड़ा बहुत वोटिंग प्रतिशत जो है वो गिरा है। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तेलंगाना में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है और जम्मू कश्मीर में एक सीट पर वोटिंग हुई, वहां पर वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, ये निकलकर दिखता है। लेकिन चौथा फेज मैंने आपको पाठशाला में भी बताया था कि नरेंद्र मोदी के लिए अगर उनको 400 क्रॉस करना है तो चौथा फेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। चौथा फेज का जो फीडबैक है चौथे फेज का, उसके बाद नरेंद्र मोदी कहां हैं, इस पर आऊं उससे पहले चौथे फेज के बारे में थोड़ा आपको बताता हूं। देखिए, चौथे फेज में नरेंद्र मोदी के लिए सबसे ज्यादा गेन करने की स्थिति इसलिए थी क्योंकि पांचवा, छठा, सातवां जो है वो उनके लिए एकदम हाईवे की तरह है, वहां से वो सीटें निकाल लेंगे। लेकिन चौथे फेज में ये जो आप दक्षिण भारत का कुछ हिस्सा देख रहे हैं जिसमें तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है, जो देखिए गोल सा किया हुआ है, वो हिस्सा है जहां पर पिछली बार नरेंद्र मोदी को नुकसान हुआ था। आंध्र प्रदेश में वो बिना गठबंधन के उतरे और वहां पर उनको नुकसान हुआ। वाईएसआर कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और तेलंगाना में बीजेपी ने थोड़ा गेन किया था, लेकिन उस तरह से गेन नहीं किया था। और इसलिए मैं कह रहा था कि चौथे फेज में जिसमें बीजेपी को पिछली बार 42 सीट आई, एनडीए को 47 सीट आई, इस बार उनके लिए इन 96 सीटों में अपना ग्राफ जो है ऊपर ले जाने का बहुत मार्जिन है। अब सवाल यह है कि क्या वो ऐसा कर पाए हैं। देखिए, अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, ट्रैक रिकॉर्ड, जो ये चौथे फेज की 96 सीटें थी, बीजेपी 2009 में इनमें से 10 जीती, 2014 में 38 जीती, 2019 में 42 जीती। वाईएसआर कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो वाईएसआर कांग्रेस 2014 में 9 सीट पे थी, लेकिन जब बीजेपी अपने बूते उतरी, कोई गठबंधन नहीं किया, तो वो सीधे 22 सीट पर चली जाती है। यानी बीजेपी से अकेले लड़ने या त्रिकोणीय मुकाबला होने में वाईएसआर कांग्रेस को फायदा होता है। बीआरएस को आप देखिए, वो 2 से 11 जाती है, 11 से घट के 9 होती है। और इसलिए तेलंगाना में इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी, जिसने विधानसभा में भी अपना वोट शेयर ऑलमोस्ट डबल किया, वो इस बार तेलंगाना में बहुत सीटें निकालने वाली है। और कांग्रेस जो 50 सीट जीतती थी इन 96 में से, वो घटते घटते 6 सीट पर आ चुकी है। यानी कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ दिखता है इन 96 सीटों पर। अब अगर बात करें कि जो जीत थी उसका मार्जिन आप देखिएगा तो कई बार चीजें समझ में आती है। एक है भाई आप हल्का फुल्का जीत गए, एक है कि आपने मैसिव मार्जिन से जीत दर्ज की है, तो वहां पर वो मार्जिन कम करना इतना आसान नहीं होता। तो पिछली बार इन 96 सीटों में बीजेपी 89 पे लड़ी थी, कांग्रेस 85 पे लड़ी थी। ऐसी सीटें जहां पर बीजेपी को 10% से कम वोट मिला, वो 31 थी और कांग्रेस के लिए 43 थी। अब ये 31 सीटें जो बीजेपी की दिख रही हैं, जहां बीजेपी को 10% से कम वोट मिला, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की ज्यादातर सीटें थी। और कहा जा रहा है कि बीजेपी ने यहीं पर गेन किया है, गठबंधन के जरिए या तेलंगाना में अपने बूते पर। फिर 10 से 20% वोट पाने वाली सीटें 7 थी। 20 से 30% वोट जो बीजेपी को आया वो 2 थी, कांग्रेस के लिए 6 थी। 30 से 40% वोट पाने वाली सीटें जहां बीजेपी को ऑलमोस्ट 40% वोट आया, वो 6 थी और कांग्रेस के लिए 18। और 40% से ज्यादा वोट शेयर जहां बीजेपी को मिला था, वो 43 सीटें बीजेपी के लिए थी। और इसीलिए यह माना जा रहा है कि 43 से तो बीजेपी आगे ही जाएगी, उससे पीछे आने का चांस कम नजर आता है। अब आगे जाएगी तो कितना आगे जाएगी, यह बड़ा सवाल है। इसके लिए आपको यह भी देखना होगा कि जो इस फोर्थ फेज की 20 स्ट्रॉन्ग होल्ड सीटें हैं, जिनको कहा जा रहा है कि भाई इसको तो आदमी पकड़ के रखेगा, उसमें से 20 में से 10 बीजेपी की है। बीआरएस की 2, शिवसेना की 2, कांग्रेस की 2, तृणमूल की 2, एआईएमआईएम की 1 और बीजेडी की 1 है। यानी बीजेपी के पास ज्यादा गेन है यहां पर, और बाकी पार्टियों की जो स्ट्रॉन्ग होल्ड सीटें हैं वो कम नजर आती हैं। और जो टाइट फाइट है उसको अगर आप देखेंगे तो इसमें ऐसी सीटें जहां 1% से कम के मार्जिन पर जीत और हार तय हुई थी, इनको अगर आप देखेंगे तो इसमें कांग्रेस की सीटें हैं, टीडीपी की सीटें हैं, बीआरएस की सीटें हैं, एआईएमआईएम है, वाईएसआर कांग्रेस है और बीजेपी की मात्र एकाधी सीट है। यानी बीजेपी के पास चौथे फेज में गेन करने का पूरा मौका है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी अगर चौथे फेज में बड़ा गेन कर जाए तो ऐसे में बीजेपी के लिए कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। और बीजेपी जो है वो चौथे फेज में, जब पिछले बार को आप देखिएगा तो पिछले बार में जब चौथा फेज खत्म हुआ था तो बीजेपी 230 सीटों के आसपास थी।
अब अभी की डेट में अमित शाह ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 3 फेज के बाद 190 क्रॉस कर चुकी है और चौथे फेज के लिए मोटे तौर पर जो जमीन पर लोग गए हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार जो है वो 70 प्लस जा सकती है इस चौथे फेज में। ये चर्चा चल रही है, अभी हम कोई फाइनल आंकड़ा आपको नहीं बता सकते, ये तो 4 तारीख के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बीजेपी चौथे फेज की 96 सीटों में से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहुत बड़ा गेन कर रही है और कई सीटें अपनी बचा भी पाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी संभव है या एनडीए कहिए कि संभव है कि इस बार 70 प्लस या 75 सीट के आसपास चले जाए, जो पिछले बार 47 सीट पे थी। अगर ऐसा होता है तो मान के चलिए कि अगर ये हुआ है और अमित शाह के दावे को ही हम आगे बढ़ाएं तो 190 प्लस अगर आप 70-75 सीट करते हैं तो बीजेपी 272 के बहुत करीब है। यानी अमित शाह के दावे और जो जमीन पर एनालिसिस चल रहा है उसको अगर मिला दें तो मोटे तौर पर यह मानना चाहिए कि बीजेपी 272 के बहुत करीब पहुंच चुकी होगी, ऐसा अनुमान है। और यह भी माना जा सकता है कि अगर यह अमित शाह का दावा सही है तो बीजेपी 5वें चरण में 272 क्रॉस कर जाएगी और 5वें चरण में संभव है कि बीजेपी 300 भी क्रॉस कर सकती है। और अगर ये जो बाकी के 3 बचे हुए फेज हैं इसको अगर आप जोड़ लें, जिसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा था भाई, इन जो बाकी के जो चरण बचे हुए हैं उसमें क्या स्थिति है आपको वो भी दिखाता हूं। जो बाकी के चरण बचे हैं उसमें सीटों का आकलन आपको अगर बताऊं तो वो बैठता है कि बीजेपी 5th फेज में 49 सीटों पर वोटिंग है, छठे फेज में 57 और 7वें फेज में 57 सीट पर वोटिंग है। इनमें उत्तर प्रदेश की 41 सीटें शामिल हैं, बंगाल की 24 हैं,